Welcome to UPSC Eureka. Basically, there is an important article in Hindu regarding the basic structure of Indian Constitution. और आप जानते हो कि अभी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल चल रहा है रिगार्डिंग कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम वो सिस्टम है जिसके थ्रू अभी जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वगैरह में जजेस का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर्स वगैरह उस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव चाहता है कि कॉलेजियम को हटा करके एनजेईसी जैसा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसा कुछ उस तरह का लाया जाए कमीशन, जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट्स हो जिसमें कि एग्जीक्यूटिव की भी हस्तक्षेप हो। और जबकि जुडिशरी ये चीज़ नहीं चाहती। जुडिशरी का कहना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बनाए रखना ज़रूरी है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भी बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी है। तो इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग इसमें एक आर्टिकल छपा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। सो एक्सप्लेन किया गया है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जगदीप धनखर क्रिटिसिज्म ऑफ इट। अभी हाल ही फिलहाल में जगदीप धनखर जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा जुडिशरी का क्रिटिसिज्म किया गया था। तो आर्टिकल में इस प्रकार लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखर रिसेंट पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी एंड रिमार्क दैट द कोर्ट्स कैन नॉट डाइल्यूट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी spark a debate on the separation of powers, bringing the focus back to the basic structure doctrine of the constitution. So अभी हाल ही फिलहाल में जगदीप धनखर जी के द्वारा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के रिगार्डिंग ये बताया गया था कि जुडिशरी उसको डाइल्यूट कर रही है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को, और ये एक तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो जुडिशरी का अलग पावर है और एग्जीक्यूटिव का पावर बटा हुआ है, तो उसको भी एक तरह से उस के बारे में डिबेट छेड़ दिया गया है जगदीप धनखर जी के द्वारा। So in the backdrop of the ongoing tussle between the executive and judiciary over the collegium system of appointing judges, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में कॉलेजियम सिस्टम को रिगार्डिंग जो है टसल चल रहा है, तो उसी के आधार पर ये इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट वंस अगेन रेक्ड अप द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट which struck down the NJC, National Judicial Appointment Commission, and the 99th Amendment in 2015। 2015 में 99th अमेंडमेंट के तहत NJC को लाया गया था, लेकिन उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। सो वो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। so, इसी के रिगार्डिंग इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि ड्यूरिंग हिज इनॉग्रल एड्रेस एट द 83rd ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, Mr. Dhankar questioned the landmark Keshwanand Bharti case verdict, voicing his disagreement with the top court ruling that the parliament can amend the constitution but not its basic structure. सो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये चीज़ क्वेश्चन रखा था, मतलब क्वेश्चन किया था जो लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो जजमेंट आया है, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है। उसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है। सो ही सेड he does not subscribe to the idea that the judiciary can strike down amendments passed by the legislature on the ground that they violate the basic structure of the constitution. So उनका ये मानना है कि उन्होंने कहा है कि जो भी ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को जो लागू किया गया है, उनको मतलब इनका मानना है कि वो एक तरह से जुडिशरी हावी हो जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम पर, और मतलब उनका इस बेसिक स्ट्रक्चर से डिसएग्रीमेंट है, यही उनका कहना है। सो व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, हम लोग इसमें ये देखते हैं। तो इसमें पूरा डिटेलिंग से दिया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। सो बेसिकली इन 1973 क्या हुआ था कि
A 13 judge constitutional bench ruled in Keswanand Bharti versus State of Kerala that आर्टिकल 368 के तहत ही क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है. 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इनेबल पार्लियामेंट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इसमें 368 में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को वो पावर दिया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं. लेकिन केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया इन 1973 13 जज बेंच का, उसको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला काफ़ी इम्पोर्टेंट ये बेंच था. और ये मतलब कि सब अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बेंच था. और उसमें आर्टिकल 368 के तहत ये बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है. द हिस्टोरिक रूलिंग केम टू बी नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. इस रूलिंग को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी बोला गया. अ जुडिशियल प्रिंसिपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सर्टेन बेसिक फीचर्स दैट cannot be altered or destroyed by amendments by parliaments. Over the years, various facets of the basic structure doctrine have evolved, forming the basis for judicial review of the constitutional amendments. So बेसिक स्ट्रक्चर का ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि बहुत सारा आयाम निकल करके आ गया है. और ये एक तरह से जुडिशियल रिव्यू को भी मतलब इसके तहत क्या है कि जुडिशियल रिव्यू के तहत किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मतलब जुडिशियल रिव्यू के तहत ले लेती है. और उसमें क्या है कि जुडिशरी अपना हस्तक्षेप करने लगती है. सो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ही बना करके एक तरह से जुडिशरी अपना सुप्रीमेसी को शो करने का कोशिश करती है. तो ये कुछ इसमें दिया गया है. काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जजमेंट था. आपको जानना चाहिए कि 1973 में ही 13 जज बेंच का 1973 में ही 13 जज बेंच का बना था. और इसको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बोला गया था. इसी के तहत क्या है कि आर्टिकल 368 में ये दिया गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी बोला गया है. तो अभी इसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ डिस्कशन चल रहा है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के टसल के रिगार्डिंग. सो आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है इम्पोर्टेंट. हाउ डिड इट इवॉल्व, ये कैसे इवॉल्व हुआ था. तो इसमें स्टार्टिंग से इसमें बताया जा रहा है कि The Keshwanand Bharti case was the culmination of a conflict between the judiciary and the then Indira Gandhi led government. उसमें जो इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसी का कल्मिनेशन है, एक तरह से उसी का परिणति बोल सकते हो आप. सो इन IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट curtail द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये भी जो जजमेंट आया था काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को लाने में, क्योंकि इस केस के तहत ही IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस हुआ था 1967 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट कुड नॉट curtail द फंडामेंटल राइट्स. पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को curtail नहीं कर सकता, गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है कि द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट यूज्ड इन दिस केस. और इसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर का जो टर्म है पहली बार यूज़ किया गया था. और ये यूज़ किया गया था लॉयर MK नामयार के द्वारा. ये किसके द्वारा यूज़ किया गया था तो MK नामयार के द्वारा. सो बेसिंग हिज आर्गुमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल एक्सपाउंडेड बाय द जर्मन थिंकर डाइटर
कॉनराड के द्वारा ये प्रिंसिपल एक्सपाउंड किया गया था। और मिस्टर नाम्बियार कंटेंटेड दैट द पार्लियामेंट हैड नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। उस समय जो है एम नाम्बियार जो कि गोलकनाथ केस में एक जज थे, उन्होंने ये कंटेंट किया कि पार्लियामेंट हैड नो पावर, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है किस चीज़ के लिए। उस समय कंटेंट किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सके अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज हाउएवर ए फ्यू ईयर्स लेटर दैट द कंसेप्ट वाज आउटलाइंड इन अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सो डॉक्टर ये जो नाम्बियार, M.K. नाम्बियार था, उनके द्वारा ही पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर टर्म जो है जुडिशरी में लाया गया था इंडिया में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि द देन government enacted a series of constitutional amendments following the successive rulings against it. The 24th Constitutional Amendment, the 25th Constitutional Amendment, 29th Constitutional Amendment Act gave the Parliament uncontrolled power to alter or even abolish any fundamental rights. So इसके बाद क्या है कि एक सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स सरकार के द्वारा लाया गया, जैसे 24th, 25th, 29th, और जिसमें पार्लियामेंट को एक तरह से अनकंट्रोल पावर दिया गया कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अल्टर कर सकता है और उसको ख़त्म कर सकता है। इस तरह का मतलब ये अमेंडमेंट्स के तहत लाया गया। तो एक तरह से जुडिशरी के लिए भी एक चैलेंज हो गया। तो जुडिशरी ने इसके बाद एक आंसर में क्या है कि 1970 में ये केशवानंद भारती, द हेड मठ इन केरला, चैलेंज द Kerala Land Reforms Act related to restrictions on the management of the religious property. So इसमें 1970 में केशवानंद भारती जो कि हेड ऑफ मठ थे केरला में, उन्होंने चैलेंज किया केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट related to restrictions on the management of the religious property. So the case was heard by largest ever constitutional bench of 13 judges. इसी को केशवानंद भारती के केस का 13 जजेस बेंच था, जिसमें कि जजमेंट आया था 7:6, 7 मेजोरिटी में थे और 6 माइनॉरिटी में थे। सो काफ़ी वेफर थीन मेजोरिटी से पास हुआ था ये केशवानंद भारती केस। सो जजमेंट जो आया था, नेक्स्ट आगे देखते हैं। द जजमेंट वॉज a mammoth 703 page drawing upon Mr. Nambiar's submission in the Golaknath case. The Supreme Court held that although Parliament has the power to amend any part of the Constitution, it could not use this power to alter or destroy the basic structure. तो उसी में 703 पेजेस का था और ड्राइंग अपॉन द मिस्टर नाम्बियार का ही जो सबमिशन पहले बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, उसी को बेसिस बना करके सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कुड नॉट यूज़ द पावर टू अल्टर और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें केशवानंद भारती केस में आया था। नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट दिया हुआ है कि जजेस डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द जजमेंट। सो पर्स सेफ जस्टिस SM कृष्णी सिकरी ने इसमें बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर वर इसमें दिया गया है कि कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो डॉक्ट्रिन को लाया गया तो उसमें क्या होता कि अगर पार्लियामेंट को अनकंट्रोल पावर मिल जाता किसी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए और बेसिक स्ट्रक्चर को, इवन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने के लिए, तो वो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो जाता। लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखने के लिए ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, द सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिमार्केशन ऑफ द पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल secured by the various
various freedoms and basic rights in part 3 and the mandate to build a welfare state contained in the part 4. welfare state जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4 में है, वो भी इसके तहत आता है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये भी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। नेक्स्ट देख हम लोग देते हैं अदर जजेस इन द मेजॉरिटी व्यू added that the democratic character of the polity and the essential features of the individual freedoms secured to citizen to the list. So other judges in the majority view added that the democratic character of the polity and the essential features of the individual freedoms secured to citizen to the list. So इस लिस्ट में जो भी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी होता है और एसेंशियल फीचर्स ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम होता है उसको सिक्योर किया गया। सो द वर्डिक्ट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट द जुडिशियल रिव्यू, ये यहाँ आप देखो कि जुडिशियल रिव्यू वॉज ओनली पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज डू नॉट एक्सीड देयर लिमिट्स। सो इसमें जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग इस वर्डिक्ट में बताया गया कि ये सिर्फ इसलिए है ताकि एक चेक्स एंड बैलेंस रखा जा सके, कंट्रोल रखा जा सके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज पर कि वो अपना लिमिट नहीं क्रॉस कर सके। मतलब जैसे पार्लियामेंट ला कर के मान लीजिए कि हमारे देश का जो मूल फेडरल स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया था, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ जाएगा। तो सो वी आर एबल टू सी हाउ द पावर्स ऑफ द जुडिशियल रिव्यू मेक्स द जुडिशरी सुप्रीम इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड। So the power is of paramount importance in a federal constitution. Indeed, it has been said that the heart and the core of the democracy lies in the judicial process. The Supreme Court observed. So Supreme Court ने इसमें judicial review के बारे में भी अपना point रखा कि ये सिर्फ checks and balance के लिए है ताकि वो constitutional functionaries जो भी है अपना limit को cross नहीं कर सके। So एक तरह से एग्जीक्यूटिव और यू कैन से द पार्लियामेंट अपना लिमिट को क्रॉस नहीं कर सके और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बचाए रखने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने के लिए जुडिशरी को इस तरह का जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम लाना पड़ा। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन इन 1975 केस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस जो हुआ था, उसमें पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया गया था। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड रूल्ड अगेंस्ट द इंदिरा गांधी एंड कन्विक्टेड हर ऑफ इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिसेज इन द लोकसभा इलेक्शन। सो आप जानते हो कि 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या है कि इमरजेंसी लाया गया था और इसमें क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसमें इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिस का उनको कन्विक्ट पाया गया था और एक तरह से उनका सरकार को जाना पड़ा था। इसके बाद आफ्टर अ चैलेंज बाय अ राइवल राज नारायण द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड एंड पार्लियामेंट पास्ड 39th amendment prohibiting any challenge to the election of the president, vice president, speaker and prime minister. So irrespective of the electoral malpractice, the 5-judge bench categorized the independent conduct of the elections as the basic structure and ruled that the parliament could not amend the constitution if alteration affected basic issues like fundamental rights. So इसमें यही 5-जज बेंच था जो कि इसमें ये भी बताया गया था कि इलेक्शन जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ अल्टरेशंस अफेक्ट बेसिक इश्यूज लाइक फंडामेंटल राइट्स। सो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जजमेंट था और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पहली बार अप्लाई जो किया गया था किस जजमेंट में, तो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द डॉक्ट्रिन वाज बैक्ड इन फोकस इन 1980
in Minerva Mills case. ये भी important case है which pertained to the 44th Amendment Act. ये 44th Amendment Act जो लाया गया था वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. 42nd Amendment Act जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, introduced by the Indira Gandhi government. In a majority verdict, the top court upheld the power of the judicial review of the constitutional amendment. So top court जो है upheld किया इस जो जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग ये जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट था. तो मिनर्वा मिल केस जुडिशियल रिव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पाया जाता है. इसी के तहत जो मतलब टॉप कोर्ट ने ये माना था कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है टॉप कोर्ट का एक अधिकार है. So judicial review is a vital principle of our constitution and it cannot be abrogated without affecting the basic structure of the constitution. So if a constitutional amendment and the power of the judicial review is taken away, it is provided that the validity of any law made by the legislature shall not be liable to be called in question on any ground, even if it is outside the legislative competence of the legislature or is violative of any fundamental rights. So जुडिशियल रिव्यू के बारे में ही ये मिनर्वा मिल के केस में जजमेंट था और it would be nothing short of a subversion of the constitution, for it would make a mockery of the distribution of the legislative powers between the union and the states and render the fundamental rights meaningless and futile. So इस जजमेंट में ये चीज़ नोट किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंट है. सो क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन है, इसको क्रिटिसाइज़ करने वाला का पॉइंट इसमें मेंशन किया गया कि ऑलमोस्ट 50 years आफ्टर इट वाज प्रोपाउंडेड द लेजिटिमेसी ऑफ द टर्म ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द थ्योरी अंडरपिनिंग इट्स डॉक्ट्रिन creation is still seen as an abstract idea in certain quarters since it is missing from the text of the constitution. So इसमें 50 years का हवाला दिया गया है कि इवन आफ्टर 50 years इस तरह का. सो आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि its critics believe that the doctrine gives the judiciary the power to impose itself over a democratically formed government. तो क्रिटिक्स का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म का कारण है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के तहत जुडिशरी जो है एक तरह से अनकंट्रोल अपना पावर यूज़ करती है और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस पर अपना वो पावर को इम्पोज करती है. तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक तरह से दबाने का काम करती है जुडिशरी. और BJP's Arun Jaitley termed it the tyranny of unelected in his criticism of NJC judgment in 2015. So 2015 का जो जजमेंट आया था NJC को जो एबॉलिश कर दिया गया था, तो उस समय जो अरुण जेटली जिंदा थे उनका ये कहना था कि ये टायरनी ऑफ अनइलेक्टेड है, जो कि जुडिशरी में कोई इलेक्शन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो वो होता नहीं है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो होते नहीं है. अनइलेक्टेड का एक तरह से वो टायरनी बताए थे अरुण जेटली ने. सो द सेंटिमेंट वाज रिफ्लेक्टेड इन रिमार्क्स मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, और इसी सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट किया गया है इस वाइस प्रेसिडेंट का जो अभी हाल फिलहाल में जो क्रिटिसिज्म हुआ है ड्यूरिंग हिज इनॉग्रेशनल एड्रेस एट द 83rd ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस. सो रेफरिंग टू द 2015 verdict which had invoked the basic structure theory, the VP remarked that the scrapping of the NJC Act was a scenario perhaps unparalleled in democratic history. Parliamentary sovereignty and autonomy cannot be permitted to be compromised by the executive or judiciary, he said. So parliamentary sovereignty के regarding उन्होंने
अपना आवाज़ उठाया था कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए इस तरह का जो जजमेंट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन को लागू किया गया है, ये अभी के जो डेमोक्रेसी में है, ये एक तरह से कहीं भी पाया नहीं जाता है, इस तरह का उनका कहना है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। डेमोक्रेसी सस्टेन्स एंड ब्लॉसम्स व्हेन द legislature, the judiciary and the executive act in tandem and togetherness to fructify constitutional goals and realize the aspirations of the people. So इसमें यही बोला गया कि डेमोक्रेसी सस्टेन करता है और फलता फूलता तभी है जब लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव साथ साथ काम करते हैं, और तभी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स का और एस्पिरेशन ऑफ द पीपल को अचीव किया जा सकता है, उनका कहना है। जुडिशरी कैन नॉट लेजिटिमेट इन एज मच लेजिस्लेचर कैन नॉट स्क्रिप्ट अ जुडिशियल वर्डिक्ट। जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन का स्टेटमेंट था उसमें। सो इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द बेसिक, यहाँ इस लाइन में देखो आप, इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी द बेसिक ऑफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर हैज़ टू बी द सुप्रीमेसी ऑफ मैंडेट ऑफ पीपल। तो उनका कहना यही है कि पब्लिक के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो चुन करके बनी सरकार है, उसको कभी भी अंडरमाइन नहीं किया जा सकता है, उनकी सुप्रीमेसी बनी रहनी चाहिए, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो है वो एक तरह से इसको सबवर्ट करती है। तो Thus the primacy and the sovereignty of the parliament and legislature is inviolable। तो उनका यही बात कहना है कि जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और लेजिस्लेचर का जो पावर होना चाहिए वो उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सो ही सेड एडिंग दैट ही डज नॉट सब्सक्राइब द केशवानंद भारती केस। उनका केशवानंद भारती केस को वो नहीं मानते हैं सही। एडवोकेट Surit Parthasarathy opines that some of the censure of the theory is a result of the Supreme Court's occasionally muddled interpretation of the basic structure। और ये इसका क्रिटिसिज्म का ये भी कारण है कि बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट है समय समय पर अपने अनुसार चेंज करती रहती है और उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालती रहती है। बट टू रिजेक्ट द डॉक्ट्रिन ऑल टुगेदर बिकॉज द जुडिशरी समटाइम्स बोचेस इट्स यूज इज टू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। सो यही इसमें दिया गया है कि उनका कहना है सुरित पार्थसारथी जी का कि जुडिशरी ज़रूर बेसिक स्ट्रक्चर का इंटरप्रिटेशन समय समय पर अलग अलग तरीके से करती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एक पूरी तरह से ख़त्म कर देना एक तरह से वो मतलब गलत चीज़ होगा। फॉर not only is the basic structure canon legally legitimate in that it is deeply rooted in the Constitution's text and history, but it also possesses substantial moral values in that it strengthens the democracy by limiting the powers of a majoritarian government to undermine the Constitution's central idea। तो उनका यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो टेक्स्ट और हिस्ट्री रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का और बनाने वाले का, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेजिटिमेट है। और अगर मान लीजिए कि एक समय आएगा कि मेजोरिटेरियन, अभी जैसे मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, मेजोरिटी में है सरकार पूरी तरह से, किसी सहयोगी दल पर निर्भर नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियाज़ है और उसको अंडरमाइन कर सकती है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट। अभी जैसे कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है, अब किसी सरकार का मन होगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने का, तो वो एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के खिलाफ होगा। तो इसमें यही समझाया गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन क्यों इम्पोर्टेंट है। हाँ, जुडिशरी को उसको यूज़ करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यही इसमें बताया जा रहा है।
Meanwhile, the opposition has taken strong exception to the BB's comment. Congress leader and senior advocate Vivek Tankha said that the theory is a sacred place to save the constitution from the Mediterranean rampage. So मेजोरिटेरियन जो गवर्नमेंट तो अपोजिशन का इस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध रहा है, और ख़ासकर जो कांग्रेस के लीडर और सीनियर एडवोकेट हैं विवेक तनखा, उन्होंने इसके बारे में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने के लिए, उनकी सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए, ख़ासकर मेडिटेरेनियन रैम्पेज जो मेडिटेरेनियन गवर्नमेंट बनती है उनके द्वारा जो चेंजिंग लाने का कोशिश होता है हर चीज़ में, और उससे बचाए रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को बचाए रखने के लिए ये ज़रूरी है। सो इसी में पी चिदम्बरम जी के द्वारा ये ट्वीट आया था कि द ऑनरेबल चीफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज़ रॉन्ग व्हेन ही सेज दैट द पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम। सो एक तरह से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का कहना था कि पार्लियामेंट सॉवरेनिटी सुप्रीम होना चाहिए, और इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ सुप्रीम। तो पी चिदम्बरम जी का कहना है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ सुप्रीम, लेकिन ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ रॉन्ग व्हेन ही सेज दैट पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम। तो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन was evolved in order to prevent the Mediterranean driven assault on the foundational principle of the constitution। और ये भी एक सोचने वाली बात है कि उस समय जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो लाया गया था, बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ ही लाया गया था। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी शो करके और हर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ख़त्म करके काम करना चाहती थी, उसी के खिलाफ लाया गया था। लेकिन आज उन्हीं के पार्टी का एक बंदा पी चिदम्बरम जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में सपोर्ट में ये सफाई दे रहे हैं, और ये सफाई एक हद तक सही भी है, क्योंकि किसी भी मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाने के बाद क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का फिर कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, अपने अनुसार सब लोग अमेंडमेंट करेंगे। सो उसकी सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनाए रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें यही है, कांग्रेस लीडर P. Chidambaram wrote on Twitter that the Constitution and not Parliament is supreme. Constitution supreme है, ना कि Parliament supreme है. While adding that Mr. Dhankar's view should warn every constitution-loving citizens to be alert to the danger ahead. So ये उन्होंने एक तरह से आगाह किया है कि धनखड़ जी का जो व्यू आया है ये एक तरह से डरावना है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन लविंग सिटीजन को डरना चाहिए इस चीज़ से। हिज कलीग एंड कांग्रेस कम्युनिकेशन से हेड रिमाइंडेड द वाइस प्रेसिडेंट दैट हिज प्रीडिसेसर V.M. Venkaiah Naidu stated that none of the three organs of the state can claim to be supreme as only the constitution was supreme। So इस उनसे पहले जो धनखड़ जी से पहले जो M. वेंकैया नायडू थे प्रेसिडेंट, उनका कहना था कि कोई भी ऑर्गन ऑफ द स्टेट जो है, जैसे जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, कोई भी सुप्रीम नहीं है, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उनका कहना था। द अपोजिशन एलिजेस दैट द वाइस प्रेसिडेंट्स कमेंट ऑन द जुडिशरी वर पार्ट ऑफ अ गेम प्लान टू orchestrate a confrontation between the judiciary and the government। सो यही चीज़ है इसमें दिया हुआ है कि अपोजिशन का मानना है कि वाइस प्रेसिडेंट का ये कमेंट जो है डेलिब्रेट है, और ये एक तरह से जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है।